everyone, welcome back to Government Drish, and today is Lucent Series General Knowledge Part 51. We have covered a lot of topics till now, like the Russian Revolution, socialism, and many more. So, for the same side, now we'll be starting up with the Chinese Revolution as well. So, if you have any such query regarding any topics, you can comment down our comment box section. So, let's get started for today. So, the Chinese Revolution जब हुआ था तब 1911 में एक रेवोल्यूशन हुआ था और एक 1949 में. ये दो है मेन रेवोल्यूशंस यू कैन से. तो एक था रिपब्लिकन रेवोल्यूशन और एक था कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन. तो अक्टूबर की 1911 में क्या हुआ, एक लीडरशिप फॉर्म ऑफ सुन यात सेन, जिसने एक रेवोल्यूशन अनाउंस किया और जिसके अंडर ये रेवोल्यूशन हुआ कि मांचू चिंग डायनेस्टी और एक रिपब्लिक सेटअप हुआ था. लेकिन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सन याट सेन, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 1912 में. और ये किसके फेवर में था? वो था फेवर ऑफ स्ट्रॉन्गमैन युआन शिक काई. और उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1912 टू 1916. अब ये जो पीरियड था इसको बोला गया था वॉरलॉर्ड एरा. और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्योर्स, मतलब इस टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स से टर्न ऑफ इवेंट्स हुए. एंड जैसे कि नंबर ऑफ जनरल्स उनका सीज किया गया जो डिफरेंट प्रोविंसेस के थे. फिर अब पार्टी फॉर्म हुई जिसका नाम था कुओमिंतांग KMT, और जिसको हम बोल सकते हैं नेशनलिस्ट. और ये फॉर्म किया गया था सुन यात सेन ने 1912. तो इसने जो फॉर्म किया था इसका एक ही मोटिव था कि ही वांटेड टू गवर्न चाइना. और जो जनरल्स था उनका कंट्रोल भी वो लेना चाहता था. और जो जनरल्स थे वो आपस में ही हमेशा लड़ते रहते थे, तो वो उसका ही कंट्रोल लेना चाहता था. फिर क्या हुआ, द KMT लीडर्स जो थे वो था सुन यात सेन. और उनकी डेथ के बाद 1925 में कौन जनरल बना? जनरल चियांग काई शेक. ठीक है. अब ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी CCP, वो फॉर्म हुई 1921 में. और ये फर्स्ट इसने किसके साथ कोऑपरेट किया? KMT के साथ. ठीक है, अगेंस्ट द वॉरलॉर्ड्स. फिर KMT ने जैसे ही अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया चाइना के ऊपर ज़्यादातर, तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमें हेल्प चाहिए कम्युनिस्ट की, और इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करने का पूरा कोशिश किया. फिर ये कम्युनिस्ट अंडर द लीडर माओ सेंगी, इन्होंने बहुत ही विगरसली रिएक्ट किया. और जब इन्होंने एस्केप किया KMT फोर्सेस से, ही एक्चुअली एम्बार्क्ड ऑन द 6,000 माइल लॉन्ग मार्च. और इसका जो डेट पीरियड है वो ये है. ठीक है. और इन्होंने एक नया पावर बेस फॉर्म किया. कहाँ पे? नॉर्दर्न चाइना पे. तो अब सिविल वॉर आ गया. बहुत सारे जापानीज़ इंटरफेरेंस से ये कॉम्प्लिकेटेड हो गए. फिर फुल स्केल इन्वेशन स्टार्ट हुआ, दैट वाज इन 1937. तो अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ और फिर जापान और उसका जो विड्रॉल था चाइना का से सपोर्ट अपना हटा दिया, फिर वो KMT और CCP अपने में ही लड़ते गए. तो फिर जब ये चियांग काय शेक, उन्होंने USA से हेल्प लिया. फिर 1945 में भी माओ त्से और कम्युनिस्ट ने भी फाइनली दे ट्रियम्फ्ड. अब जो चियांग काय शेक थे और उनके जो सपोर्टर्स थे वो एक आइलैंड में चले गए, लाइक दे फ्लेड फ्रॉम द फील्ड, वो भाग गए. और वो था ताइवान का आइलैंड. और फिर माओ त्से उन्होंने वहाँ पे एक अपना कंट्रोल लिया और पूरा चाइना को कंट्रोल इस्टेब्लिश किया. और उन्होंने पूरा चाइना का कंट्रोल ले लिया. और वो वहाँ के लीडर थे कब तक? अंटिल हिज डेथ इन 1976. दिस वाज ऑल अबाउट चाइनीज़ रेवोल्यूशन. नाउ टर्किश रेवोल्यूशन जो 1923 में हुआ, और इसका नाम क्या था? सिक मैन ऑफ यूरोप टर्की का नाम था. तो जब ओटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी में, और जब ये कंप्लीट हुआ जब टर्की हार गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. तो फिर ये एलिस जो ये चाहते थे कि उनका जो डोमिनेशन है टर्की के वो ऊपर वो बना रहे, और इसलिए वो लोग टर्की के जो कुछ पार्ट्स थे वो ग्रीस और इटाली को भी देना चाहे. देन ये जो ट्रीटमेंट मिला टर्की को एलिस से, ये बहुत ही एक इफ़ेक्ट था जो इंडिया में भी स्टार्ट हुआ इसका इफ़ेक्ट्स कि अगेंस्ट ब्रिटेन. और इससे ही खिलाफत मूवमेंट का फॉर्मेशन हुआ.
तो अब जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था टर्की में वो ये फॉर्म हुआ था ताकि जो वो डोमिनेशन था एलिड पावर्स का वो कम हो, और जो एलिड पावर्स का प्लानिंग था दैट दे वांट टू गिव सम पार्ट्स टू ग्रीस एंड इटली, ये भी नाकाम के लिए ये फॉर्म्स हुए। तो फिर ये वाला ट्रीटी वाज साइन बाय द सुल्तान, ठीक है। फिर एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, जो लीडर था मुस्ताफ़ा केमाल पाशा, और इनका हेडक्वार्टर था अंकारा में, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी के बाद क्या हुआ, जो सुल्तान के साथ ट्रीटी था, टर्की को इन्वेड किया गया ग्रीस के द्वारा, ठीक है। ग्रीस ने इन्वेड किया। फिर अब जो टर्क्स थे केमाल्स लीडरशिप के अंडर, वो लोग ने ये इन्वेशन को रिपेल किया, एंड फिर अगेन एलिस को फोर्स किया कि और जो पहले वाला ट्रीटी था वो फिर से रिपेल किया जाए, और फिर ये एलिड ट्रूप्स भी विड्रॉ किए गए टर्किश टेरिटरी से। एंड जो बात हुआ था कि कौन से पार्ट्स ग्रीस और इटाली को दिए जाएंगे, वो फिर टर्की के पास ही रहे, वो दिए नहीं गए। तो हम बोल सकते हैं कि इसके बाद कि या आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस टर्की वॉज एबल टू विन, मतलब वो किसी अंडर नहीं गया एंड इट रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ये जो टर्क्स का सक्सेस था, ये अपना इंडिपेंडेंस गेन करने में, ये एक फिर प्रोग्राम से भी फॉलोड अप हुआ, क्योंकि तब टर्की को मॉडर्नाइज़ किया गया, एंड इवन जो इन्फ्लुएंस था बैकवर्ड लुकिंग एलिमेंट्स का, वो भी कम किया गया। फिर टर्की ने एक रिपब्लिक फॉर्म किया, वो था 9 अक्टूबर 29, 1923 में, और केमाल वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। फिर उन्होंने वो न्यू रिपब्लिक रूल किया 15 ईयर्स तक। फिर जो टर्किश सुल्तान थे, उन्होंने भी टाइटल कैरी किया, दैट वाज द टाइटल ऑफ कैलिफ। फिर एक न्यू गवर्नमेंट उन्होंने अबॉलिश किया। फिर जो इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफ था 1924 में, वो भी अबॉलिश्ड हो गया। और जो एडुकेशन था वो ऑलमोस्ट रिलीजियस लीडर से लिया गया, लाइक रिलीजन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट, दे थॉट दैट रिलीजन वॉज अ डिफरेंट थिंग एंड एडुकेशन वॉज अ डिफरेंट थिंग। फिर मुस्ताफ़ा केमाल पेशा वो जाने जाते थे एज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की एंड अतातुर्क, द फादर ऑफ द टर्क्स। नाउ अब इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड 1929 टू 1934 क्या था। इकोनॉमिक टर्म्स डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, जब ट्रेड और एक जगह की इकोनॉमी जब ख़राब होती है या फिर डाउनफॉल में जाती है, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो ऐसा ही एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 से 1934 तक, जो पूरा वर्ल्ड में हुआ था। और ये स्टार्ट हुआ था एक एग्रीकल्चरल रिसेशन, फिर आया फाइनेंशियल पैनिक कोलैप्स, और इसको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज़ द वॉल स्ट्रीट क्रैश इन द यूएसए। तो फिर जो यूएसए के इफेक्ट्स थे वो बहुत ही कैटास्ट्रोफिक थे, लाइक बहुत ही पैथेटिक थे। इवन 1933 तक 14 मिलियन पीपल ने अपना जॉब खो दिया था, और अमेरिकन प्रेसिडेंट हुवर जो थे, उसके भी जो एफर्ट्स थे कि सब ठीक करने के, वो भी फेल हो गए। फिर इसके बाद कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ कि जब रिपब्लिकन्स को दे लॉस्ट, क्योंकि उन्होंने जो ट्राई किया वो वर्कआउट नहीं किया, सो दे लॉस्ट ऑन नवंबर 1932। फिर न्यू डेमोक्रेट प्रेसिडेंट फॉर्म हुआ, दैट वाज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने नया नया पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि न्यू डील, ताकि कंट्री रिकवर करे। तो फिर ये ग्रेट डिप्रेशन जो था, इसने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मनी मार्केट्स को भी अफेक्ट किया था, और इवन जो पाउंड है यूके में, उसको भी अफेक्ट किया था। तो इसका रिज़ल्ट यही हुआ कि इंटरनल कंजम्पशन वो बहुत कम हो गया, क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं था, तो इंटरनल कंजम्पशन कम था। फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे, only when there was decline in internal consumption, factory close होते गए, massive unemployment था. Okay, so these were the effects of the Great Depression. And now, if you have any such query regarding any such topic, you can comment down in our comment box section, and we'll try to help you out. This was all about the economic depression of the world that was prevalent in USA, and I've marked important ones, and if I've left out something, please look into it still and frame questions out of it. And even the Turkish Revolution is also quite important, because there has been a talk of the Khilafat movement, which was prevalent in India as well. The Turks and the Chinese Revolution, just I have highlighted the points which are important.
like the warlord era, the Yanusik side, and who was the KMT party's full form and all. Okay, so go through and have any query, comment down. Till then, take care. See you. Meet in our next video.